नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत करेंगे बिखर रहे आईएनडीआई गठबंधन पर। कहीं ना कहीं अब गठबंधन के बिखरने के आसार नजर आने लगे हैं। काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, काफी दिनों से कवायद चल रही थी कि आखिरकार प्रधानमंत्री पद पर नाम क्यों नहीं आ रहा, नेतृत्व का चेहरा सामने क्यों नहीं आ रहा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी, संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार ने इनकार भी कर दिया था संयोजक बनने से। कई मामले थे, उलझे हुए थे, पेचीदगियां थी, कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अंततः आज बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप भी कहीं ना कहीं किनारा पकड़ती हुई नजर आ रही है। झारखंड की बात करें तो झारखंड उलझा हुआ है सीटों के बंटवारे में, सीटों के शेयरिंग में। पूरे मामले को समझेंगे। सबसे पहले एक बार देखिए ये पूरी रिपोर्ट जिसमें पूरे मामले को समझते हैं। क्या होगा इंडी अलायंस का? बंगाल में ममता का एकला चलो, पंजाब में टीएमसी की राह पर आप। अब झारखंड में आईएनडीआई का क्या होगा? अब तक नहीं सुलझा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। जेएमएम का लोकसभा की 7 सीटों पर दावा। हजारीबाग और कोडरमा सीट पर लेफ्ट की दावेदारी। 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बना इंडी गठबंधन बिखरने लगा है। बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहीं पंजाब में टीएमसी की राह पर आप है। आपने पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं झारखंड में भी अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं सुलझा है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ बैठक में जेएमएम ने 7 सीटों पर दावा ठोका था। जेएमएम ने राजमहल, दुमका, सिंहभूम, जमशेदपुर, लोहरदगा, कोडरमा और गिरिडीह सीट पर दावेदारी की है। यानी कांग्रेस की सिंहभूम सीट पर भी जेएमएम ने दावा ठोका है। वहीं लेफ्ट ने हजारीबाग और कोडरमा में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यानी पेंच झारखंड में भी है, लेकिन जेएमएम ने दावा किया है कि झारखंड में ऑल इज वेल है। कांग्रेस के 7 सीट शेयरिंग के फॉर्मूले फाइनल हो गए हैं। गठबंधन के बाकी दलों के साथ कांग्रेस को बात करनी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर थोड़ी देरी हो रही है, जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझा लिया जाएगा। हम और कांग्रेस में आपसी सहमति बन गई है और जो लेफ्ट ओवर है वो कांग्रेस को देखना है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को कोऑर्डिनेट कर रही है। नहीं, आपको नहीं बैठना है इन दलों के साथ? नहीं, आपका और कांग्रेस की बातचीत फाइनल हो गई? फाइनल। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही ये बिखरने लगे हैं। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में तल्खी बढ़ी है। हालांकि जयराम रमेश ने कहा है कि टीएमसी इंडिया गठबंधन का मजबूत स्तंभ है। वहीं झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने क्षेत्रीय दलों को बड़ा दिल दिखाने की नसीहत दी है। गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। जब तक आप बड़ा दिल नहीं दिखाएंगे, जब तक फ्लेक्सिबल आप नहीं होंगे, मैं समझता हूं कि गठबंधन केवल 2 नेताओं का मिलन नहीं है, विचारधारा के मिलन है और एक लंबे, मैं समझता हूं इसका उद्देश्य बहुत लंबा है। मैंने कहा कि लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का और देश बचाने की लड़ाई है। तो इसमें हर जो हम समझते हैं, जितने भी हमारे क्षेत्रीय हमारे नेता हैं, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच करना चाहिए। इधर इंडिया गठबंधन में रार पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी ने कहा है कि इंडी गठबंधन अस्वाभाविक गठबंधन है जो जन्म लेने से पहले ही मर गया। देखिए, ये इंडी अलायंस शुरू से ही एक नॉन स्टार्टर था। वो जब शुरू ही नहीं होता है कोई चीज़, वो आगे कैसे बढ़ सकता है, कैसे जीवित हो सकता है। ये अस्वाभाविक अलायंस है, अननेचुरल अलायंस है, इसलिए ये मर चुका है। गठबंधन नॉन पॉलिटिकल मतलब अननेचुरल था, पॉलिटिकली वायबल नहीं था, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस सीपीएम ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही है और कुछ दिन पहले ही यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुए हैं। उसमें कांग्रेस वर्कर्स और जो सीपीएम के वर्कर्स है उनको मर्डर किया गया, मारा गया, पीटा गया टीएमसी के लोगों के द्वारा।
एक और बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है, दूसरी ओर विपक्ष गठबंधन के पेंच में ही फंसा है। ऐसे में विपक्ष क्या 2024 में मोदी की विजय रथ को रोक पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं पेचीदगियां बढ़ गई हैं, अपनी अपनी राह पकड़ने लगे हैं। 28 दलों का गठबंधन है, मजबूत गठबंधन बताया जा रहा था। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ ऋषिकेश जी हैं। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। झामुमो से हमारे साथ तनुज खत्री जी जुड़े हैं। तनुज जी स्वागत है आपका। अतिथियों से बात करने से पहले सबसे पहले अपने सहयोगियों के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ रांची से राकेश और दिल्ली से भावना जुड़ रही हैं। पहला रुख करते हैं भावना का। भावना, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए 28 दलों का गठबंधन तैयार किया गया। इंडी अलायंस के नाम से गठबंधन बना, मजबूत गठबंधन बताई जा रही थी। लेकिन 31 दिसंबर तक नेतृत्व का चेहरा तय करना था, सीट शेयरिंग के सारे फॉर्मूले तय कर दिए जाने थे। 31 जनवरी होने को आया है और अब बिखरने के आसार साफ नजर आने लगे हैं। गठबंधन में दरारें दिखने लगी हैं। इसकी शुरुआत तो आप इस बात से ही मानकर चलिए कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी दलों को एकजुट करने की कवायद आगे बढ़ाई थी और सभी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई थी, तो उस दौरान ये देखा गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है एक बड़ी भूमिका निभाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लगातार बैठकों का दौर आगे बढ़ा, सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकें होती रही। 9 राज्यों को लेकर गठबंधन करेंगे, इन राज्यों में अलग अलग पार्टियां एक साथ जुड़ेगी, इस तरीके की बातें सुनने को मिली। लेकिन अब देखिए, जैसे ही 30 तारीख जाती है, यानी कि 30 दिसंबर जब ये वक्त तय किया गया था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, जैसे ही वक्त निकलता है तो देखने को मिल रहा है कि कितने राज्यों में जो है राजनेताओं के बीच में ही रार सुनने को मिल रही है, पॉलिटिकल बयान सुनने को मिल रहे हैं, यहाँ तक कि ऐसे वाद विवाद सुनने को मिल रहे हैं जो अपने आप में कई सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ये इंडिया गठबंधन में एक दूसरे के साथ कैसे आए। सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि वह भाजपा को हराने के लिए सक्षम है और वह लोग अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका एक बयान और आता है कि इंडिया गठबंधन का वो समर्थन करती है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्योंकि पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी, ऐसे में उन्हें ये जानकारी नहीं है, उन्हें ये सूचित नहीं किया गया है, इस तरीके के बयान सुनने को मिलते हैं। यानी कि काफी ज्यादा द्वंद्व है इन बातों को लेकर कि एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी, इसकी जानकारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को नहीं है, सूचित उन्हें नहीं किया गया है कांग्रेस की तरफ से। यानी कि क्या अभी तक जो है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जिस राज्य से गुजरेगी, क्या वहां के मुख्यमंत्री को यह जानकारी नहीं है जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करते हैं इस तरीके के बयान। दूसरी बात यह कि भाजपा को हराएंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो आखिर इंडिया गठबंधन की बैठकों में ये तमाम नेता शामिल जब हो रहे थे तो क्या उस दौरान ये चर्चा नहीं हुई, या फिर उस दौरान ये चर्चा हुई और उसी दौरान जो है अंतर्कलह नजर आया, जिस कारण जो है अब सबके बयानों से बात साफ हो गई है कि कोई भी गठबंधन में एक साथ नजर नहीं आ रहा है। आप यहां तक कि उत्तर प्रदेश की भी बात कीजिए, क्योंकि वहां पर भी ये देखा गया कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो विधानसभा के दौरान जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस का साथ चाह रही थी, लेकिन वो साथ उस दौरान नहीं मिला, जो कि तलखियां अब बयानों से देखने के लिए मिल रही है कि अखिलेश यादव भी अब जो है एकदम ऊंचे स्वर में बोलते हुए नजर आते हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, और कांग्रेस को लेकर वो अपनी एक अलग राय भी रखते हैं। ऐसे में ये 2 बड़े राज्य जो है मुख्य उदाहरण नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो आखिर हम पंजाब को कैसे भूल सकते हैं? पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक रुख बिल्कुल साफ है कि वह चुनाव अकेले लड़ना चाहती है, यानी कि पंजाब में चुनाव अकेले, पश्चिम बंगाल में चुनाव अकेले, जो वहां की मजबूत पार्टियां हैं, और उत्तर प्रदेश में जो दूसरे नंबर की पार्टी है उनका भी रुख सामने आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेतृत्व वाले नेता है उनकी ये नाराजगी अब सार्वजनिक पटल पर उभरने लगी है। तो वहीं अगर पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की, जो कि लगातार बयान देते हैं, उनका एक बयान सामने आया कि जिन सीटों पे टीएमसी चाहती है हम चुनाव लड़े, वहां हमने टीएमसी और भाजपा को पहले ही हरा दिया है। यानी कि एक तरफ कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल में अपना ऊंचा स्वर कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं एक अंतरकलह शो हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश भी एक उदाहरण बन रहा है और आम आदमी पार्टी पंजाब में भी ये एक उदाहरण पेश कर रही है कि इंडिया गठबंधन में तमाम साथी तो है लेकिन सिर्फ नाम के। जी हाँ, चलिए बहुत धन्यवाद भावना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर गठबंधन में इतने बड़े चेहरे हैं जिनको बांधकर एक जगह रखना, एक समूह में रखना काफी मुश्किल पड़ रहा है पूरे गठबंधन के लिए। बहुत धन्यवाद भावना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं राकेश का। राकेश, बंगाल ने अपनी राह पकड़ ली है, पंजाब ने अपनी राह पकड़ ली है
उत्तर प्रदेश भी कहीं ना कहीं राह पकड़ने की कवायद में है। झारखंड के मुख्यमंत्री को 2 बार ऐसी बैठक में बुलाया गया जब मुख्यमंत्री की व्यस्तता सबसे ज्यादा थी। उस वक्त सीएम शामिल नहीं हो सके, कई तरह के मामले आए। उस बात को लेकर बाद में सीएम की प्रतिनिधि के तौर पर महुआ माझी भी शामिल हुई वहां पर जाकर बैठक में। आईएनडीआई गठबंधन का झारखंड में अब क्या अस्तित्व दिखाई दे रहा है? कितना मजबूत रहेगा गठबंधन, या फिर अलग अलग होगी चुनौती लोकसभा और विधानसभा में? बिल्कुल, देखिए जो देश का मिजाज है और जिस तरीके से रीजनल फोर्सेस जो जहां मजबूत हो और जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं, तो उससे इतर झारखंड भी नहीं है। यहां भी आप देख रहे होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी है, 30 विधायक हैं उनके, और लगातार जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के बयान हाल के दिनों में आए हैं सीटों को लेकर, जो दावे किए जा रहे हैं, कभी 9 सीट का दावा किया जाता है, कभी 7 सीट का दावा किया जाता है। और इस बीच में दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें भी ये कहा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने जो स्थिति है उससे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है, यानी 7 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस की तरफ से भी 9 सीटों का दावा किया गया है। तो अब जो चीजें निकलकर यहां से आ रही है अभिषेक, इस बीच आपने आज सुना होगा सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देखिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीटों को लेकर तालमेल हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। जो दूसरे दल है जो इंडिया अलायंस के हिस्सा है, मसलन अगर आप आरजेडी की बात करें, जदयू की बात करें या यहां लेफ्ट की बात करें, तो उनको कांग्रेस अपने हिस्से से एकोमोडेट करेगा, यानी कांग्रेस को पहल करनी है, कांग्रेस उन पार्टियों के साथ बैठक करेगा और जो सीटें हैं उन सीटों में से कांग्रेस अपने हिस्से में से सीट जदयू को या फिर लेफ्ट को या फिर आरजेडी को देने का काम करेगा। तो झारखंड मोर्चा और कांग्रेस के बीच जो सीटों को लेकर विवाद था, वो जेएमएम के नेताओं के अगर दावे को देखें तो वो विवाद खत्म हो चुका है। यानी जो जानकारी मिल रही है अभिषेक कि 5 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो मान चुकी है, और इस यहां से चीजें अब किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि आरजेडी भी है, लगातार 2 सीटों की मांग की जा रही है, लेफ्ट की तरफ से भी 2 सीटों की मांग है। इसके अलावा जदयू के जो नेता है वो झारखंड में, बिहार के जदयू के जो नेता वो भी झारखंड में काफी हाल के दिनों से उनका भी आप देखेंगे कि प्रेजेंस बढ़ा है। तो ये भी मानकर चला जा रहा है कि हो सकता है कि वो भी इंडिया अलायंस के हिस्सा हो तो उनको भी एक सीट चाहिए। तो देखिए बहुत मुश्किल है यहां भी, ऐसा नहीं कि चीजें बहुत आसान है। और राष्ट्रीय स्तर पर जब एक बार इसमें बिखराव के संकेत मिलने लगते हैं, अगर नेताओं के बयान इस तरीके से आने शुरू हो गए जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया है, तो मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूं कि देखिए जो जहां मजबूत है रीजनल फोर्स, क्षेत्रीय दल, वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा आंक रहा है और उनकी चाहत है कि उनके हिस्से में ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। अभिषेक, निश्चित तौर पर जो जहां से मजबूत है, बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका वाली बात शुरू से हो रही है, लेकिन बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा शुरू करते हैं अपने अतिथियों के साथ। सबसे पहला रुख करते हैं जेएमएम से जुड़े हमारे साथ तनुज खत्री जी। तनुज खत्री, नाम आईएनडीआईए रखा गया, देश के नाम पर, इंडिया के नाम पर आईएनडीआईए गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, और चुनाव से काफी पहले सीट शेयरिंग को लेकर ये कई कयास लगाए जा रहे थे। 31 दिसंबर से पूर्व भी कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि नेतृत्व का चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, सीट शेयरिंग को लेकर स्पष्टता नहीं थी। आज भी जेएमएम, यहां पर अगर लोकसभा में बात करें तो जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में दिखाई देती है, लेकिन सीट के मामले में कहीं ना कहीं झामुमो को कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जा रहा है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे बड़े दल के रूप में झामुमो है, नेतृत्व भी झामुमो का है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चर्चित चेहरा है, बड़ा आदिवासी चेहरा है। ऐसे में जो अभी हमारे सहयोगी राकेश ने बताया, 5 सीटों पर लोकसभा में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति बनती जा रही है। कितना मजबूत रहेगा आईएनडीआई गठबंधन झारखंड में? देखिए अभिषेक जी, आपके मूल सवाल पर हम आए उससे पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं जी, कि हालांकि आपने वो नहीं कहा है, इंडी क्या होता है, व्हाट इज इंडी? इंडी के बाद गठबंधन लगा रहा हूं, अलायंस लगा रहा हूं। नहीं, मेरा ये निवेदन है सभी से और भी लोगों से मैं करता हूं, सभी ने मिलकर के आईएनडीआई यानी कि इंडिया उसका नाम दिया है जी। अब भारतीय जनता पार्टी उसको नाम को खराब करने के लिए कुछ भी बुलाए, लेकिन आपसे और अन्य लोगों से हमें यही उम्मीद है कि जो नाम है उसी को बुलाना है हमें जी, इंडिया। अब आते हैं आपके सवाल पर। निश्चित रूप से झारखंड के अंदर में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में
जो पिछले 4 सालों में जिस तरीके से कार्य हुए हैं और महागठबंधन में रहते हुए वो किसी से छुपा नहीं है, जो जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है, जो केंद्रीय एजेंसियों से लोहा लेने का काम किया है, तो नेतृत्व की बात यहां नहीं है। यहां बात है कि कौन जो क्षेत्रीय दल, अगर हम क्षेत्रीय दल की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देना है, यही सबका मंत्र है। चाहे वो झारखंड की बात हो, चाहे वो अन्य प्रदेशों की बात हो। और हमारे आदरणीय महासचिव जी ने आपके चैनल पर क्लियर किया कि सारी बातें हो चुकी हैं, कहीं कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। मूल उद्देश्य जो है, जो आज देश को खत्म करने की कवायद हो रही है, आज जो लोगों के पैसों को पूंजीपतियों को देने की बात होती है जी, हम उसके खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। और उस लड़ाई में झारखंड सबसे आगे है। आज कौन किसको सबसे ज्यादा सताने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी एक तरफ आप सताते हैं, एक तरफ आप डराने धमकाने की नाकाम कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालयों का उद्घाटन करते हैं, कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय आते हैं। जो जेपीएससी को आपने खत्म कर दिया था, उसके कटअप को पीछे ले जाकर के आज छात्रों को हमने उनका हक देने का काम किया माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। तो हम तो काम कर रहे हैं, और उस काम के मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, और उसी को लेकर के, उन्हीं को लेकर के सभी लोग चुनाव में चलिए, आपने बहुत बातें कही, ये नहीं बताया झारखंड में आप इंडी अलायंस, एक बार फिर इंडी अलायंस बोल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि आपने INDIA जो नाम रखा है, ये देश का नाम है, और जो आखिरी शब्द ए बनता है वो ए आपका अलायंस है, इसीलिए इंडी अलायंस बोलते हैं। हम में से कोई भी मीडिया कर्मी हो या कोई भी आपके हित नाते मित्र हो, वो अगर INDI इंडी गठबंधन अगर बोल रहे हैं तो आप, मैं क्लियर बोल रहा हूं आप ही के चैनल पे कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से प्रेरित होकर के बोल रहे हैं। ये आपके विचार हैं, आपके हाँ, तो आपके भी विचार वो है, तो आपके विचार मेरे विचार एक कैसे हो सकते हैं? आप अपने विचार को अपने चैनल में बता रहे हैं। नहीं, मैं विचार नहीं बता रहा, मैं विचार नहीं बता रहा। तो आपको बुरा लग गया? बिल्कुल बुरा नहीं लगा। नहीं लगना चाहिए बुरा। आप बोलिए ना इंडिया, मैंने आपको, अरे क्या दिक्कत है? मैं क्या बताऊं, इंडिया गठबंधन बोलूं? बोलिए। जबकि आपके आखिरी शब्द ए में ही गठबंधन छुपा हुआ है और बी की बात अलायंस छुपा हुआ है। क्यों नहीं तो क्यों तब भारत करना पड़ गया बाकी चीजों में रातों रात? इसी डर से चर्चा हो रही है। चर्चा ये है कि INDIA, चलिए आप ही की बात रखता हूं, INDIA जो आपका है, जो गठबंधन बनी है, ये इस गठबंधन का अस्तित्व झारखंड में कहां देख रहे हैं? जबकि बंगाल में बिखरता हुआ दिख रहा है, पंजाब बिखर चुका है, यूपी बिखरने की कगार पर है। मैंने तो कहा कि आपने चलाया ना हमारे पार्टी के महासचिव जी, आपके पार्टी के महासचिव ने कहा कि कांग्रेस के साथ हुई है, बिल्कुल पिछले दिनों बैठक हुई हमारे केंद्रीय नेतृत्व में, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की, दिल्ली में बैठक हुई, उसमें बातें हुई, अभी और आगे चल के फिर बातें होंगी। जदयू भी है, RJD भी है, लेफ्ट भी है। आप और हम तो बैठ के चैनल पर न्यूज़ 11 मतलब आप इस मामले में क्लियर नहीं है? मैं क्लियर हूं कि गठबंधन, हमारा गठबंधन एकजुट है और वही चुनाव लड़ेगा। चलिए, दोबारा मैं कह रहा हूं, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा झारखंड के अंदर। प्रतुल जी, बड़ी बात कह दी झामुमो ने। झामुमो कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बड़ी बात कही है, 5 सीटों पर शेयरिंग की बात हो रही है, शेयरिंग को लेकर विवाद है, और जो कयास लगाए जा रहे थे 31 दिसंबर से पूर्व, अभी तक नेतृत्व का चेहरा साफ नहीं हुआ, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ नहीं हुआ है। कांग्रेस की बात करें तो 9 सीटों पर कांग्रेस ने दावा किया था, जेएमएम ने 7 सीटों पर दावा किया था। झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड में ये तो कयास कब से दावे किए जा रहे हैं, दिसंबर से पहले से दावे किए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग फाइनल है। यही दावे बंगाल में भी किए गए थे, यही दावे दिल्ली में भी किए गए थे, पंजाब में भी किए गए थे, बाकी जगहों पर फेल हो गए। झारखंड में कितना कारगर होगा ये दावा? देखिए अभिषेक जी, मैं तो बस यही जानता हूँ, पुरानी अंग्रेजी कहावत है, कैसल्स मेक इन द सैंड डू नॉट लास्ट फॉरएवर, यानी ताश के पत्तों पे बने महल की नींव बहुत ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं। अब मैं खाली आपको देश का एक संक्षिप्त आंकड़ा बताता हूँ कि पिछले चुनाव में हमें 37.76% वोट आया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है, सिर्फ बीजेपी को अकेले, और हमने 303 सीटें जीती थी। और अगर आप इंडिया अलायंस की बात करें तो हमें 45% के आसपास वोट आया था, और हम लोगों ने 353 सीटें जीती थी।
कांग्रेस की बात करें साहब तो कभी देश की सबसे पुरानी पार्टी सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई थी, 10% से भी कम उन्हें सीटें आई थी, जिसके कारण प्रतिपक्ष के नेता का भी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। और अगर आप आंकड़ों की बात करें देश में तो 224 सीटें अभिषेक ऐसी थी जिससे भारतीय जनता पार्टी ने जीता था 303 में, जिसमें हमारा वोटों का प्रतिशत 50% से ज़्यादा था। और 31 सीटें ऐसी थी जिसमें हम दूसरे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार से ज़्यादा संख्या पर थे। यानी अगर आप दोनों को जोड़ दें तो 255 सीटों में जो 303 हमारी थी, एनडीए की 350 से ज़्यादा सीटों की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ 303 सीटों की बात कर रहा, तो 250 से ज़्यादा सीटों पर हमारा उस समय भी कोई मुकाबला नहीं था। और जहाँ तक इनके बीच का गठबंधन है, हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, पर जब ये मजबूत खुद नहीं होना चाहते तो हम क्या करें, हाथ पकड़ कर तो नहीं करवा सकते। ममता बनर्जी को इन्होंने एक फाउंडेशन कहा था कि इंडी गठबंधन की जो यह है फाउंडेशन करे, मैं उनको गिना था, वो फाउंडेशन का पिलर तो आज हिल गया। उन्होंने तो साफ कर दिया कि किसी और देश दल की यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम चुनाव लड़ेंगे और यहाँ किसी दूसरे दल का वजूद भी नहीं। वो शायद इसलिए बोल रही थी कि कांग्रेस पिछले वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन में खाता भी नहीं खोल पाई थी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया कि साहब यहाँ चंडीगढ़ और 14 सीट जो है पंजाब की, यहाँ पे और दिल्ली में, यहाँ पे तो किसी दूसरे का ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो ये भी हम लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 5 सीटें मांगी थी, उनको लास्ट समय मना कर दिया गया। तो उन्होंने कहा था कि जो इस तरीके के घमंडी एटीट्यूड से चलने वाले दल हैं उनके साथ कोई गठबंधन संभव नहीं है। और ये तो उत्तर प्रदेश की बात थी। और हम कहें, मैंने आपको सारे आंकड़े बताए, बस लास्ट एक आपको फाइनल सम अप कर दूं। उत्तर प्रदेश जिसे कहा जाता है जहाँ से सत्ता का गलियारा है, वहाँ पिछली बार हमने 62 सीटें जीती थी और हमारा वोटों का प्रतिशत 50% से ज़्यादा था। तो हमें नहीं लगता कि कोई हमें प्रॉब्लम है। हमारा लक्ष्य बड़ा 50% से ज़्यादा हम अभी भी चाहते हैं। मैं बड़े हृदय से कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ विपक्ष मजबूत हो, लेकिन देखिए कहते हैं ना अभिषेक, जब इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस, व्यक्तिगत आकांक्षाओं, व्यक्तिगत एम्बिशंस पर जब लोग एक मंच पर आते हैं, वो भी किस डर से कि जो करप्शन के खिलाफ वॉर चल रहा है उससे डर कर सब लोग एक नाव में सवार होते हैं। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता। देश की जनता के लिए क्या उनकी सोच है, मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, और वो उनका स्पष्ट नहीं होता। सीटों को लेकर कैसे देख रहे हैं प्रतुल जी, झारखंड में इंडिया अलायंस के अस्तित्व को कैसे देख रहे हैं? हमारी शुभकामनाएं हैं, ये एक होकर लड़े, जो होकर लड़े। कई एक सीटें हैं जहां हमारा वोट का मार्जिन 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख रहा था, 1-2 सीट क्लोज थी जरूर, लेकिन बाकी सीटों पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये एक होकर लड़े या नहीं लड़े। बस मैं फाइनल पॉइंट करता हूँ कि ये लोग बड़े भाई छोटे भाई की बात छोड़ दें, मौसेरे भाई साहब, और इनको एक छोटा सा मैं पॉइंट सुलझा रहा हूँ कि जिसके आधार पर गठबंधन का पेच सुलझ सकता है। हालांकि ये मेरे लाइन ऑफ एक्शन के बाहर की बात है, किसने कितना लूट में हिस्सेदारी की ना, उस हिसाब से सीटों की भागीदारी तय कर ले। चलिए कांग्रेस रुक करता है, कांग्रेस से ऋषिकेश जुड़े हुए हमारे साथ। ऋषिकेश, बड़े भाई छोटे भाई की हमेशा बात होती रही है, झारखंड में कौन बड़े भाई की भूमिका में दिखाई देगा? पहले मैं आपको इंडिया अलायंस के बारे में बता दूं जी कि जब इंडिया अलायंस 12 सितंबर को बनी, पटना में पहली बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी के अलावा सबसे मजबूत नेता जो थे इस इंडिया अलायंस का जो पिलर थे जी, नीतीश कुमार जी, ममता जी, एम.के. स्टालिन जी। आज यह चर्चा हो रही थी ममता जी के बारे में जी। तो ममता जी का पूरा बयान यह था कि मैं बंगाल में अकेले चुनाव लड़ सकती हूँ, पर किसी भी परिस्थिति में यहाँ भाजपा को नहीं जीतने दूंगी, उसके लिए चाहे कोई कसर हमको करना पड़े, भाजपा को हराऊंगी। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बताया कि ममता जी से जो भी बात होंगी, अगर दिक्कत आ रही है तो बैठ कर सुलझा लिया जाएगा। और कभी कभी जब गाड़ी चलती है अभिषेक जी, तो ब्रेकर आता है, लाल बत्ती आती है, तो उस समय गाड़ी थोड़ा धीमे होती है, और जैसी ब्रेकर खत्म होता है, लाल बत्ती हट के हरा बत्ती होता है, तो फिर से गाड़ी उसी रफ्तार में चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि ममता जी के साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का इंटैक्ट एकदम मजबूती से रहेगा। साथ में गठबंधन एकदम मजबूती के साथ भाजपा को हराने जा रही है 2024 में। जहां तक झारखंड का बात आप कर रहे हैं, झारखंड में वर्तमान में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं और राज्य का नेतृत्व वो कर रहे हैं, और राज्य में उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जहां तक सीटों की बात है, तो इंडिया अलायंस में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जो सारे दलों के नेताओं से बात कर रही है। आम आदमी पार्टी से भी बात हुई, जो आप अभी बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी में भी खटपट है, लेकिन आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के नेता से ही बैठक हो चुकी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता से बैठक हो चुकी, आरजेडी के नेता से बैठक हो चुकी, जेडीयू के नेता से बैठक हो चुकी, समाजवादी पार्टी के नेता से बैठक हो चुकी, और अधिकृत रूप से सीट का घोषणा जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी। और झारखंड में जो कयास लगाए जा रहे हैं कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, उस पर भी विराम लगेगा।
और सम्मानजनक सीटें सभी को दी जाएगी। और झारखंड में फिर से मैं बता दूं कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, झारखंड में उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। झामुमो के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा इंडी गठबंधन झारखंड में, ये तो स्पष्ट हो गया। जो हमने बात कही आपसे बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कहा वो हमने सुनाया आपको। उन्होंने कहा कि मेरा सपोर्ट इंडिया गठबंधन को है, INDIA गठबंधन को है, लेकिन चुनाव में अकेले लड़ूंगी, ये उन्होंने घोषणा कर दी है। वहीं आपसे भी भगवत मान ने भी घोषणा कर दी है पंजाब में कि वो चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। कहीं ना कहीं मामला सीट शेयरिंग का जो है वो कांग्रेस के साथ ही उलझता जा रहा है। आता हूं आपके पास ऋषिकेश जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सीट शेयरिंग के जो मामले हैं ये कांग्रेस के साथ ही उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। हर जगह पे क्षेत्रीय पार्टी जुड़े। तनुज जी, बात करें लोकसभा चुनाव की तो 50 से 60 दिन महज शेष बचे हैं जो अनुमान लगाए जा रहे हैं लोकसभा चुनाव की तिथि की। गठबंधन में दरार दिखने लगी है, दरार साफ हो गई है। आप कह रहे हैं झारखंड में सब कुछ ठीक है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह कहा है कि लेफ्ट RJD जदयू को कांग्रेस समझेगी, बातचीत कांग्रेस के साथ उनकी तय हो गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि फिलवक्त यह स्थिति है कि 14 सीटों में 12 सीटों पर NDA का कब्जा है, 2 सीटों पर आप लोग हैं, कांग्रेस है और JMM है। 12 सीटों पर कब्जा करना है, दिन कम बचे हैं। ऐसे में तैयारी को लेकर आपको क्या लग रहा है कि अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्दी से जल्दी साफ नहीं होता है तो तैयारी कैसे कांग्रेस करेगी, कैसे झामुमो करेगी और कैसे बाकी पार्टियां करेंगी? देखिए अभिषेक जी, झारखंड में अगर आज भी चुनाव हो जाएंगे ना तो भी भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं आएगी। आपने तो लंबा समय बताया 50 दिनों का, आपका समय को ही अगर हम लोग लेके चले तो सारी प्लानिंग दोनों तीनों पार्टियां, जो भी पार्टियां होती है गठबंधन की, अगर हम झारखंड की बात करते हैं, वो कर रही हैं। और वो कर रही है तो ही तो दिख रहा है कि दिल्ली जाकर के बैठकें हुई और उसमें बात हो चुकी है। और आने वाले समय में जितने लोग भी कयास लगा रहे हैं कि गठबंधन किसकी सीटें कितनी होंगी, किसको कितना क्या मिलेगा, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन मूल उद्देश्य को समझना होगा। पूरे भारत का आज मूल उद्देश्य यही है, पूरे इंडिया गठबंधन का उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देना है। उसकी कई तरह की स्ट्रैटेजीज भी होती है कि किस राज्य में कौन ज्यादा सीटों पर लड़ेगा, किस राज्य में कौन कम सीटों पर लड़ेगा, कौन कहां नेतृत्व करेगा। लेकिन एज अ होल भारत तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, तो सब जगह चुनाव होंगे, हर जगह दल हैं, अलग अलग दल हैं। झारखंड में हम हैं, अन्य जगह पर दूसरे लोग हैं, तो सब को एक सूत्र में बांधने के लिए ही इंडिया गठबंधन बना। तो आपको यह नहीं लग रहा क्षेत्रीय पार्टियां नजरअंदाज की जा रही हैं कहीं ना कहीं? नहीं देखिए, तो TMC क्यों अलग होगी? आप अपने आप को क्यों अलग करने की देखिए, अलग होकर के ऐसा तो नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई ममता दीदी। बात वहां जाने की अभी आपको पता है ये पिछले 4 सालों में, आप इसको भी चर्चा पे लाइए, पिछले 4 सालों में, उसके पहले की नहीं, कितनी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, NDA को छोड़ दिया। 2019 में शिवसेना ने छोड़ा, जदयू ने छोड़ा, DMK ने छोड़ा, पंजाब के अंदर में छूटा, और भी कई जगह, हरियाणा में भी इनका चला टसल। तो ये भी तो चर्चा में आना चाहिए ना कि इनको कितने लोग छोड़ रहे हैं। लिए खुशखबरी वाली बात है। नहीं, खुशखबरी खुश होना चाहिए कि जिस तरीके से NDA बिखर रहा है, आप लोग उस तरीके से नहीं बिखर रहे हैं। दिक्कत क्या है ना कि हमारे खुशी की बात की चर्चा आप लोग नहीं करते हैं ना। ये तो अभी मैंने बताया तब आपने मुझे खुशी की बात की। एक ममता दीदी का अगर बयान आता है जी, वो भाजपा में थोड़ी ना चली गई। भगवत मान का भी बयान आ गया, जिसका भी बयान आया जी। लेकिन ये पिछले 4 सालों में NDA कैसे टूटा, बिहार जैसा राज्य, महाराष्ट्र जैसा राज्य जी, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। आने वाले समय में देखिए कैसे और वो टूट करके हो सकता है इंडिया में आ जाए कई लोग। चलिए, टूटकर संभव है इंडिया में आ जाए। ऋषिकेश का रुख करते हैं। ऋषिकेश, JMM कह रहा है कि सब कुछ ठीक है। आ रहा हूं प्रतुल जी, आपके पास भी आ रहा हूं। JMM कह रहा है सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय हो गए हैं, सब कुछ ठीक है। जिन सीटों पर आपने दावा किया है, जिन सीटों पर आपके सांसद हैं, आपका चाईबासा सिंहभूम का सीट आपका है, JMM ने सिंहभूम ही मांग लिया है और फिर कह रहे हैं कि ठीक है। आखिर कैसे ठीक है? ये जानकारी आपको कहां से आ रही है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं अगर आप कहें तो मैं निकलवा कर आपको बाइट भी सुना देता हूं। पर मैं जो बता रहा हूं कि जो इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और JMM की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं, अगर उनका बयान है तो आप दिखाइए।
अदरवाइज तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े ताकि उनको भी चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसके अगर कोई सदस्य बोले हो, हेमंत सोरेन जी बोले हो तो कोई बात है। दूसरी चीज, इंडिया अलायंस की तो बात हो रही है, मैं बात करता हूं एनडीए अलायंस की, जिसमें 38 पार्टी हैं, जिसमें लगभग 20 पार्टी का या तो 0 सांसद है या तो 1 सांसद है। गिनती के लिए तो 38 पार्टी हैं, पर उसमें कोई पार्टी ऐसा नहीं है जिसका कहीं सरकार हो। साथ में आपको बता दूं कि उस पार्टी में जो एनडीए का अलायंस है, किसी को भी अपने बात रखने का अधिकार नहीं है। वहां पर न खाता न बही, जो अमित शाह जी बोले, जो मोदी जी बोले वो सही। वहां तानाशाही है। इंडिया अलायंस में अपनी बातों को रखने का अधिकार है। अब जहां तक ममता जी का बात कर रहे हैं, तो ममता जी का सबसे बड़ा लाइन क्या था? किसी भी परिस्थिति में भाजपा को हराना है, उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। जहां तक आम आदमी पार्टी का आप बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के तरफ से राघव चड्ढा जी, आतिशी मार्लिना जी, इसके बाद सौरभ भारद्वाज जी, उनकी जो कांग्रेस के तरफ से कमेटी बनी है, गहलोत जी, मुकुल वासनिक जी, सलमान खुर्शीद जी हैं, उनके साथ सकारात्मक मीटिंग हुई और साथ में ये भी सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सकारात्मक बात हुई, सीटों पर बहुत हद तक सहमति बन गई है। दूसरे राउंड में बाकी जो सीटें बची हैं उस पर भी सहमति बन जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट है। आपने कहा 28 पार्टी, 28 नहीं 26 पार्टी है इंडिया अलायंस में, 26 पार्टी इंटैक्ट है। और 2024 का इलेक्शन आप भारी बहुमत से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। हम लोग का बहुमत आने जा रहा है और इसलिए आ रहा है कि 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और दोनों वादों में इन्होंने फेल कर गए। महंगाई 1100 रुपया में सिलेंडर है, 100 रुपया सुपर पेट्रोल है, बेरोजगारी 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी, कहाँ गया नौकरी? नौकरी तो हम लोग दे रहे हैं, हम लोग सारा एग्जाम लेने का काम कर रहे हैं। दो बातें बड़ी छनकर सामने आ गई हैं। भाजपा का रुख करते हैं। एक तो झामुमो ने यह कह दिया कि चुनाव अगर आज भी हो जाए तो बीजेपी को करारी शिकस्त मिलेगी, बीजेपी हार जाएगी। दूसरी बात जो कांग्रेस ने कह दिया कि एनडीए में 38 दल हैं लेकिन तानाशाही है, तानाशाही अमित शाह की है, तानाशाही नरेंद्र मोदी की है। रुख करते हैं, भाजपा का 38 दलों का नेतृत्व कर रहे हैं इतने तानाशाही के साथ। आपको लगता है इन्होंने एक बड़ी बात कही कि हमारे पास बहुत सारे छोटे दल भी है जिनका कोई सीट नहीं है, फिर भी हमने उनको साथ रखा है। ये हमारा अलायंस के प्रति वफादारी और बड़ा हृदय दिखाता है। साहब आज आपकी सीटें नहीं है, कल आपकी सीटें होंगी। हम किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते। और ये कौन लोग कह रहे हैं जिनके नेता बरुआ ने बड़ा फेमस स्लोगन दिया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तो ऐसे स्लोगन देने वाले व्यक्तिवादी विचारधारा वाले लोग दूसरे लोगों को तानाशाह कहें तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। और बरुआ को क्या क्या उस समय सम्मान मिला था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा कहने पर। ये इस पर चलिए पहले की बातें उस पर हम नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान की। देखिए देश की जनता के सामने विपक्ष अलायंस एक्सपोज है। झारखंड क्यों लौटते हैं तो पिछले 4 वर्षों में जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा। इन्होंने नौकरियों का वादा किया था, पर इन्हीं की सरकार के 17/12/2023 का विधानसभा में अनंत ओझा के प्रश्न पर दिया जवाब है, जिसमें सिर्फ 11,344 नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें 5 से ज़्यादा नियुक्तियां तो पंचायत सचिव सेवकों की थी, जिसका इस सरकार ने नियुक्ति का विरोध सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर तरीके से किया था। और ये नियुक्तियां तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुई थी। जो मुद्दे हैं ना, जिस तरीके से बेरोजगारों के साथ चला गया, आपने 32 लाख किसानों का लोन माफी का वादा किया था, कोई क्राइटेरिया नहीं रखा था। क्राइटेरिया लगा कि उसकी संख्या हजारों में से सवाल पे आएंगे। बेरोजगारों की बात करते 5,000-7,000 रुपए का मुद्दा कहाँ गया? तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा झारखंड में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? झामुमो कह रहा है आज भी चुनाव होगा तो आप करारी शिकस्त हारेंगे। मैं बस यही कहूंगा, आई एम सॉरी, देयर इज नो वैकेंसी। 14-0 एनडीए स्वीप करेगा। पिछली बार भी 12 सीटें हम जीते थे। बहुत सारी सीटें तो ऐसी थी अभिषेक जी जहां मार्जिन भी बड़े बड़े थे, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। कुछ एक सीटें जरूर थी जहां क्लोज मार्जिन था, लेकिन हम उस सीटों पर लगातार अपना कंसंट्रेशन बनाए हुए हैं, ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं। 2 सीटें जो हम हारे थे उस पर तो हमारा विशेष फोकस रहा है। पिछले 2 वर्षों से राजमहल पे तैयारी हमने शुरू कर दी, चाईबासा पे तैयारी शुरू कर दी है। और जहां तक हमारे अलायंस पार्टनर्स के छोड़ने की बात है तो शिवसेना ने तो हमारा साथ छोड़कर हमारे पीठ पर खंजर भोंका था। कहते हैं ना, जो घड़ी की सुई है चलकर आज वहीं आ गई। असली शिवसेना आज हमारे साथ है और जो नकली शिवसेना जो कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ गई थी, बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस के विरोध में राजनीति शुरू की थी, हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ा था, वो हमारे साथ सीट देंगे प्रतुल जी शिवसेना को? 23 सीटों पे अड़े हैं शिंदे साहब।
अब देखिए, अब वो तो हमारे अलायंस के बीच का बात है। हमने पहले भी बड़ा हृदय दिखाया है। हम छोटे दल, अजीत पवार गुट भी 16 सीटें मांग रहा है। मैं खत्म कर लूं। देखिए, हमने पहले भी छोटे दल के मुख्यमंत्री बनाए हैं, जैसे शिंदे साहब को बनाया, हमने नीतीश कुमार को सत्ता दी थी। तो अलायंस धर्म को निभाने में हमारा कोई जोड़ नहीं है। और आप बात करें ना, हमने तो अपनी एक सिटिंग सीट झारखंड में आजसू के लिए गिरिडीह की छोड़ दी थी 2019 में। सच में कहें तो वो एक स्ट्रैटेजिक भूल थी कि हमारा अलायंस नहीं हो पाया, दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं तो हमें आए थे 50 लाख वोट, आजसू को आए थे 7 लाख वोट, और जो सत्ताधारी दल काबिज है उस पूरे गठबंधन को 52 लाख वोट आए थे। खैर चलिए, पुरानी बातें नहीं करते। हम जब सिटिंग सीट को, गिरिडीह जैसी सीटों को छोड़ सकते हैं, तो इस बार कहा ना, हमने अब तो अपने एजेंडा को पूरा किया साहब। राम लल्ला सिंहासन पर विराजमान हुए, गरीब कल्याण के लिए करोड़ों नौकरी, जो रोज ये है मुद्रा लोन से हमने 42-43 करोड़ लोन्स दिए, अकाउंट खोले, लोगों को स्वरोजगार दिया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों आवास का निर्माण हुआ, 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए, 50 करोड़ जनधन का खाता खुला। और कहते ना इलेक्शन के, बस मैं फाइनल लाइन, कहते ना इलेक्शन की दुनिया में एक बड़ा फेमस वर्ड होता है टीना, टी से देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। मैं बोल रहा हूं अभिषेक जी, 2024 की बात करें, 2029 की बात करें, देयर इज नो वैकेंसी, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, गरीब कल्याण के मुद्दे पे आज भी 80 करोड़ लोगों को ये सरकार राशन उपलब्ध करा रही है। प्रतुल जी ने बड़ी बात कह दी, झामुमो का रुख करते हैं। प्रतुल जी ने बड़ी बात कह दी, देयर इज नो एनी वैकेंसी। नरेंद्र मोदी की जगह पर कोई और नाम नहीं है। एनडीए के पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास क्या है तनुज जी? हमारे पास हर राज्य में नेता है। यही तो है ना भारतीय जनता पार्टी की। लोकसभा का चुनाव भी एक चेहरे पर, विधानसभा का चुनाव भी एक चेहरे पर। रुकिए मैं थोड़ा, क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से भी निकल करके आए हैं, छात्र संघों का चुनाव भी मोदी जी के नाम पर लड़ती है ये तो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। प्रमाण के साथ बता दूंगा। तो जिसके पास कोई है ही नहीं, वो कहां से देश की सेवा करेगी? वो तो सेवा करेगी अडानी की, वो तो सेवा करेगी अंबानी की, लेकिन वो तो सेवा करेगी गठबंधन तो तनुज जी किसी एक चेहरे पर ही चलेगा ना, अगर लोकसभा चुनाव का मामला है। बिल्कुल चलेगा। और देश चेहरा कौन है? आप सुनिए, इनके बीच में तो आप पूछते नहीं, मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। इनसे भी पूछा, मैं तैयार रहता हूं क्रॉस क्वेश्चन। आपको याद नहीं है, मैंने इनसे भी पूछा कि शिंदे गुट को कैसे देंगे, पवार को कैसे देंगे। आपने पूछा जी, बताने वाली बात आपने पूछी। बताएं तनुज जी। सबसे प्राइम एजेंडा है ये है कि इसी एक अहंकारी चेहरे को, इसी एक, जिस प्रकार से आप लगातार देश के साथ छलने का काम कर रहे हैं, देश के युवाओं को छलने का काम किया, देश के लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने का काम किया, इसकी लड़ाई लड़नी है ना। और इसकी लड़ाई का मौका अब आ चुका है 2024, और इसमें सब मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं। और जब मिलकर लड़ने की बात हो रही है तो क्यों खलबली मच रही है? अगर इतना ही दिक्कत है तो एक इंडिया गठबंधन बना तो आप भारत बोलने लग गए, आपको भारत याद आ गया। आप तो पहले भारत को बेच रहे थे, जहां जहां इंडिया था उसको तो आपने पहले ही बेच दिया। LIC, इंडियन रेलवे, एयरपोर्ट, BSNL, सब जगह इंडिया था, आप तो बेच दिया ना भाई साहब आपने इंडिया को। तो इनको तो नफरत है भारत और इंडिया शब्द से। ये आज की नफरत नहीं है, जरूर इंडिया अलायंस शब्द आज दिया गया होगा, लेकिन इनकी नफरत भारतीय जनता पार्टी की पुरानी है। नफरत पुरानी है। प्रतुल जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नफरत पुरानी है भाजपा की? बहुत नहीं, मैं कुछ ज्यादा इस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अहंकारी शब्द किसी नेता के लिए हमने भी कभी प्रयोग नहीं किया कांग्रेस के इस डिबेट में। थोड़ी मर्यादा। अभी थोड़ी देर पहले आप इंदिरा गांधी को अहंकारी बता रहे थे, इसी डिबेट में आपने बताने का काम किया। लास्ट पॉइंट में एक दूसरे को टोके हम लोग, खत्म हो रहा है, बड़े अच्छे से खत्म होने देने। आपने कहा था करते हैं कांग्रेस का ऋषिकेश। मुझे बोलने दे, देखिए मेरे समय में तनुज जी ने बोल दिया। बोले जल्दी बात खत्म करें प्रतुल जी आप। देखिए, अब जो यहाँ की सरकार आई थी, क्या वादे करके आई थी? आदिवासी मूलवासियों को सत्ता मिलेगी। किसको सत्ता मिलेगी? मैं तो लोकसभा चुनाव पे मैं वही कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में तो मैंने सिंपल फॉर्मूला सुनाया कि कांग्रेस और जेएमएम तय कर लेना किसकी लूट में कितनी भागीदारी। यही सवाल मैं, और जहां तक हमारे साथ है ना, आप हमारे अलायंस के बारे में बोले तो हमारा आजसू के साथ बिल्कुल अलायंस है। पिछली बार हमने जब सिटिंग सीट उनको दे दी थी तो झारखंड में एनडीए लड़ेगा। सच है कि विधानसभा टूटकर आप लड़े थे, जिसका मैंने आपको गठबंधन नहीं हुआ। तनुज कृपया ना बोले, अंतिम पार्ट में हम आप भी मेरे बीच में आए थे। नहीं, हम नहीं आए थे, कभी नहीं आए थे। आप अभी तुरंत आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। ऐसे मेरा समय ना खाए। मैं फाइनली आपको यही बोल रहा हूं कि देखिए, इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है। 500 वर्षों का जो बर्बरता का कलंक था
रामलला को सिंहासन पर विराजमान किया। हमारी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर यह न भूतो न भविष्यति वत, और कांग्रेस को तो जवाब देना चाहिए। फाइनल पॉइंट, 13 सितंबर 2007 को सुप्रीम कोर्ट में यूपीए सरकार ने एफिडेविट करके कहा था कि रामलला तो काल्पनिक है साहब, कोई इनका अस्तित्व नहीं, कोई प्रमाण नहीं। रामायण को कहा अरे साहब ये ग्रंथ नहीं, ये तो कॉमिक बुक है। ये यूपीए का एफिडेविट था 13 सितंबर 2007 को। तो अब ये सनातनियों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि राम सबके। अरे साहब मैं मानता हूं राम सबके हैं, फिर आपकी सरकार ने क्यों राम के अस्तित्व को सर्वोच्च न्यायालय में नकार दिया था 13 सितंबर 2007? जनता सब याद रखे। राम पर भी बात करेंगे, एक बार कांग्रेस का रुख करते हैं, ऋषिकेश से समझना चाहते हैं। ऋषिकेश, राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, भारत जोड़ो यात्रा काफी सफल मानी गई। अभी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं जहां भी दिक्कतें हैं, और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पूरी टीम को बांधने वाला चेहरा जो है वो राहुल गांधी का माना जाता है। लेकिन राहुल गांधी के चेहरे पर इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन की सहमति क्यों नहीं बन पाती कभी भी? आखिर राहुल गांधी पर ये आत्मविश्वास क्यों नहीं दिखाते हैं बाकी दल? देखिए, इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि प्रतुल जी ने कहा प्रधानमंत्री आवास का बहुत इन्होंने जिक्र किया। मैं एक आंकड़ा बताता हूं कि अभी झारखंड सरकार, महागठबंधन की सरकार अबुआ आवास योजना लाई है। अबुआ आवास योजना में हम लोग एक बार में 8 लाख मकान एक किस्त में देने जा रहे हैं, जिसमें 17,000 करोड़ रुपया हम लोग बजट सैंक्शन किए हैं। उसमें आपको लेविन हेम्ब्रम का कभी बयान सुनवा दूंगा। जब अभी तो नहीं उपलब्ध हो पाएगा, तुरंत मैं आपको सुनवा दूंगा। आप बात सुन लीजिए, आंकड़ा का इनका, मैं आंकड़ा का खेल दिखाता हूं इनको। ऋषिकेश जी बताएं। आंकड़ा का खेल इनको दिखाता हूं। 8 लाख आवास हम लोग को देना था। जब हम लोग एप्लीकेशन मांगे कि इनके पास आवास नहीं है, आप एप्लीकेशन दीजिए, 28 लाख एप्लीकेशन आ गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक देश के हर नागरिक को पक्का मकान देंगे। 28 लाख का आंकड़ा यह बताता है कि इनका वो योजना भी फेल हो गया। वो कागज पर था, आश्वासन था, असली मकान हम लोग देने जा रहे हैं। जहां तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी के चेहरे की बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं अभिषेक जी, मैं आ रहा हूं वेट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात जहां तक है, देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब से निकला, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। अभी आसाम में यात्रा थी जी, शंकर देव का मंदिर में दर्शन करना चाहते थे राहुल गांधी जी। वहां के मुख्यमंत्री ने बर्बरता से वहां रोक दिया उनको, दिन भर सड़क पर बैठा दिया। यह दिखाती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ये बौखला हुए हैं। जहां तक उनके चेहरे का सवाल है, इंडिया गठबंधन का हर मीटिंग में हर नेता ने स्वीकार किया कि राहुल गांधी जी एक महत्वपूर्ण नेता है कांग्रेस पार्टी के, इनके साथ मिलकर के हम लोग इंडिया गठबंधन बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। कहीं कोई दुविधा नहीं है। ये जो कयास लगाए जा रहे हैं वो बिना मतलब के हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको सिर्फ हवा दे रही है। ममता जी ने खुद कहा, नीतीश जी ने खुद कहा कि भाई राहुल जी हर मीटिंग में रहेंगे और राहुल जी के नेतृत्व में भी हम लोग कई बार चलेंगे साथ में। अगर फेस की जहां तक बात है तो चुनाव के बाद हम लोग निर्णय लेंगे, और निर्णय ऐसा होगा कि देश के लिए ऐतिहासिक होगा। जैसे मनमोहन सिंह ऐतिहासिक प्रधानमंत्री साबित हुए थे, उसी तरह इंडिया अलायंस का जब गठबंधन का बहुमत आएगा, कुल मिलाकर नेतृत्व सामने नहीं आने जा रहा, चुनाव के बाद नेतृत्व का फैसला होगा। जी बिल्कुल होगा। प्रतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इन्होंने कहा कि शंकर देव जी के मंदिर में राहुल गांधी जी को जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये अभी भी गूगल करके देख सकते हैं। जो श्राइन बोर्ड है शंकर देव मंदिर का, उन्होंने राहुल गांधी को कहा था आपका स्वागत है, लेकिन आज 22 तारीख को रामलला जी विराजमान हो रहे हैं। 10,000 भक्तों का विशेष अनुष्ठान है। सुरक्षा को लेकर भी इसमें चिंता हो सकती है। 3 बजे के बाद का कोई समय निर्धारित करे तो आप आए। राहुल गांधी के लिए फोटो अपॉर्चुनिटी थी ना साहब। ये तो वही लोग हैं जिन्होंने रामलला के अस्तित्व को नकारा था, तो शौक में धरना प्रदर्शन करके नौटंकी करके सड़कों में बढ़ गया। बस फाइनल सेकंड, इन्होंने जो भी आंकड़ों की बात कही और एप्लीकेशन की बात की, तो एप्लीकेशन तो इस सरकार में क्या आंकड़े होते हैं इसका, बिना एप्लीकेशन के मुख्यमंत्री को, उनकी पत्नी को, उनके विधायक प्रतिनिधि सबको माइनिंग लीज और इंडस्ट्रियल लीज मिल जाता है। मंदिर पर भी बात करेंगे और आंकड़ों पर भी बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का। अबुआ आवास को लेकर जो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अपने अतिथियों से आग्रह करूंगा, वक्त हमारे पास कम है, मैं 4 मिनट से अपनी बातें जल्दी खत्म कीजिएगा, कम समय में खत्म कीजिएगा। सबसे पहला सवाल कांग्रेस से ही करता हूं, ऋषिकेश से। ऋषिकेश, राम मंदिर में जाने की बात पर कांग्रेस ने, आला कमान ने, शीर्ष ने मना कर दिया, कहा यह भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम है। लेकिन उसी दिन उसी जगह पर फिर से एक बार कहीं दूसरी जगह पर मंदिर में जाने का ही प्लान बनता है। राहुल गांधी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, चाहे और जिनकी भी बात करें, कई लोग उस दिन मंदिर में गए थे। यह धर्म के पिच पर चुनावी मैच कब तक खेला जाता रहेगा? अभिषेक जी,
मुझे मेरे प्रभु के दर्शन के लिए निमंत्रण की जरूरत है क्या? कोई निमंत्रण की जरूरत है क्या? वहां चुनावी माहौल बना रहे हैं भाजपा के लोग, और वहां मेरे अध्यक्ष ने कहा, खड़गे जी ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को छूटा। मेरे यूपी के सारे नेता गए भी मंदिर में कुछ दिन पहले, फिर हम लोग जाएंगे। और जहां तक ये बार बार बोल रहे हैं कि मंदिर नहीं जाना हिंदू विरोधी है, तो क्या शंकराचार्य नहीं गया? तो क्या शंकराचार्य को भी भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी मानती है? हिंदू विरोधी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश के बड़े राजनीतिक दल के हिसाब से, देश के बड़े राजनीतिक पार्टी के हिसाब से, जब लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा रामलला में है, कोर्ट का भी आदेश आ गया, सारा कुछ हो गया, और कहीं ना कहीं आप उस दिन दूसरे मंदिरों में जा रहे हैं, तो फिर राम मंदिर में जाने से इनकार क्यों? सिर्फ उस दिन की बात है कि जब चंपत राय मंदिर आयोजन समिति के जो अध्यक्ष है, वो किस हैसियत से निमंत्रण बांट रहे हैं, वो कौन होते हैं निमंत्रण बांटने वाले, वो उनको बताना चाहिए कि आप कौन है जो निमंत्रण बांट रहे हैं, जो प्रभु के दर्शन के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत पड़ रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? चंपत राय को यह भी बताना चाहिए कि जो 1949 में रामलला की मूर्ति रखी गई थी, वो मूर्ति अभी कहां है? जो श्री राम लिखा हुआ ईंटा आया था मंदिर बनने के लिए, वो ईंटा कहां है? साथ में ये बताएं कि 1400 करोड़ रुपया राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा हुआ था, वो 1400 करोड़ रुपए कहाँ है? देखिए अभिषेक जी, दुविधा में फंसे लोग, सुविधा में फंसे लोग, जंगल की बात करते हैं, गमला में उगे लोग, जिनको आजादी के 40 साल पहले तक भगवान राम और भगवान राम का मंदिर याद नहीं आया, आजादी के 40 साल बाद तक भगवान राम और भगवान राम का मंदिर याद नहीं आया। जब 1984 का चुनाव बुरी तरीका से हार गए, तब 1986 में हिमाचल के पालमपुर में भगवान राम का राजनीतिकरण किया इन्होंने। इस भगवान राम का राजनीतिकरण करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मंदिरों में माथा टेक कर तो जनता तक वही बता रहे हैं, लोग आस्था का संदेश दे रहे हैं। आस्था का तो विषय है ही, भगवान का मानना आस्था का विषय, सब अपने अपने अधिकार है कि कब कौन कहां जाएगा, किसी को निमंत्रण की जरूरत है क्या? उनको कई सवाल खड़े कर दिए कांग्रेस ने। प्रतुल साधे जी, देखिए अब थोड़ा सा मुझे भी मोहलत देंगे, समय कम है, जल्दी। जो विद्वान प्रवक्ता है तो थोड़ा समय देंगे। देखिए क्या, और आप आखिरी संदेश भी जनता को दे देंगे अपनी बात के। 22-23 दिसंबर की रात को जब 1949 में रामलला विराजमान हुए थे, तो तत्कालीन जो डीएम थे वहां के के नैयर, उनको फैक्स करके पंडित नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा तुरंत पूजा अर्चना रुकिए। तो डीएम ने उनके आदेश को मानने से इनकार कर दिया और कहा था, उस समय गोविंद वल्लभ पंत ने अपने मेमोइर्स में लिखा, टेलीग्राम जो नेहरू ने भेजा था पूजा अर्चना को रोकने के लिए, वो सारा इंडियन आर्काइव में मौजूद है। कहा कि मैं नहीं रोकूंगा, आस्था का विषय है, उनको सस्पेंड कर दिया गया। दूसरा, उन्होंने मैं बस आपको इनका दोहरा चरित्र दिखा रहा हूं। एक ही चुनाव हुआ है जी भारत के इतिहास में जिसमें धर्म का प्रयोग करके राम के नाम पर किसी दल ने चुनाव लड़ा है। वो 1989 का इलेक्शन था, जब राजीव गांधी ने अयोध्या में प्रणाम करके राम राज की परिकल्पना करके चुनाव का शंखनाद किया था और बुरे तरीके से सनातनियों ने रिजेक्ट किया था। फाइनल बात, ये आज मेरे प्रभु कर रहे हैं। अरे इसी प्रभु के अस्तित्व को आपने सुप्रीम कोर्ट में नकारा था, उनको बताया था काल्पनिक, उनका कहा था कोई अस्तित्व का प्रूफ नहीं है, रामायण को कॉमिक बुक बताया था, और आज हमारे प्रभु हो गए। साहब आपके बड़े नेता कपिल सिब्बल सुन्नी वक्फ बोर्ड के 10 सेकंड सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील, इनके सांसद कपिल सिब्बल थे, उन्होंने हर एक सुनवाई में विरोध किया था। कांग्रेस ने क्यों नहीं एक्शन लिया? तो क्या वो आतंकवादी हो गए? कपिल सिब्बल कांग्रेस के सांसद, राम जेठमलानी अफजल गुरु का केस लड़े, तो क्या वो आतंकवादी हो गए? क्या कोई वकील लड़ता है तो उसका पार्टी से संबंधित होता है क्या? क्या बात कर रहे हैं ये? प्रभु राम का भी याद नहीं आए, चुनाव जीतने के लिए प्रभु राम का ही दुरुपयोग करते हैं। धर्म की राजनीति से खुद को अलग रखता है झामुमो, न राम की राजनीति करता है, न झामुमो अलग राजनीति के पेच में फंसता है। लेकिन भाजपा की 3 राज्यों में प्रचंड जीत, उसके बाद रामलला का आगाज, रामलला के आने की बात और पूरे देश का राममय हो जाना, आखिर कौन सा चुनावी बिगुल ऐसा बजने जा रहा है कि आपने झामुमो ये कह रहा है कि आज भी चुनाव होगी तो भाजपा हार जाएगी? जल्दी खत्म करें बात अपनी। हाँ बिल्कुल, आपने लास्ट लाइन बहुत अच्छी कही, और हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और जो मुझे लगता है कि मेरा पैनल भी उससे इत्तेफाक रखेगा कि जब हम एक डिबेट में होते हैं, ग्रुप डिस्कशन में होते हैं, तो उसमें धर्म की बात पर तो हम तो चर्चा ही नहीं करना अलाउड भी नहीं होता है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति धर्म पर निर्भर है, तो वो धर्म की बात करेगी। हम बात कर रहे हैं सर्वजन पेंशन योजना की, 36 लाख लोगों को हमने पेंशन दिया, आपने तो भाई 25 लाख लोगों का राशन कार्ड खत्म कर दिया था। हमने 20 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड देने का काम किया। हमने अबो आवाज देने की बात
कहीं नहीं, अब तो दे रहे हैं। कौन सा वो आवास जो पीएम आवास आपने छीनने का काम किया? हमने लिखा, हम गए प्रधानमंत्री के पास कि पीएम आवास दे दीजिए साहब झारखंड के लोगों को। आपने नहीं दिखा दिया, आपने टेढ़ी आंखें दिखा दी। तो हमने दिया। अब वो आवाज भाजपा से मांग लेते हैं। बताइए प्रतुल जी, क्या जवाब, धर्म का जवाब देंगे सिर्फ? बोलने दे, मैं प्रतुल जी जवाब देना चाहता। देखिए, मनरेगा में केंद्र सरकार ने जो उनका रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था, उन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगा। कहा घपला घोटाला है साहब, सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दी। प्रधानमंत्री आवास में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा किया। इस सरकार की जिस पृष्ठ को पलटेंगे ना इसके किताब की, सब जगह घपला घोटाला दिखेगा। और जो अबुआ आवास की बात करें, 4 वर्ष के बाद अबुआ आवास, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 2027-28 में योजना पूरी होगी। मुख्यमंत्री जी, चंदी महीने बचे, जितना सायरन बजाना है बजा लीजिए। अबुआ आवास अगर आपको देना था तो पहले वर्ष देते। मर्सिडीज और रेंज रोवर खरीदने के लिए कोविड नहीं था, खुद मॉर्निंग दावे बहुत है। दावे एक तरफ झामुमो दावे कर रहा है कि भाजपा आज भी चुनाव लड़ेगी तो हार जाएगी। भाजपा दावा कर रही है, भाजपा का दावा है कि मुख्यमंत्री साहब कुछ ही दिन अब शेष बचे हैं, सायरन बजा लीजिए। और कांग्रेस कह रहा है कि हर जगह सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज वेल इस आरोप प्रत्यारोप में कहीं नजर नहीं आ रहा। एक बड़ी बात जरूर खुलकर कांग्रेस ने कह दी कि चुनाव के बाद नेतृत्व का चेहरा साफ होगा। लोकसभा का चुनाव है, जनता जरूर जानना चाहेगी कि आखिर गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, वो कौन होंगे जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, और हमारे वोट से किस प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर वो चेहरा प्रधानमंत्री का होता है जिस पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है। और फिलहाल बात लोकसभा चुनाव की कर रहे थे। चलिए, बहुत धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। धन्यवाद प्रतुल जी, धन्यवाद ऋषिकेश जी, धन्यवाद तनुज खत्री जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।